हाय फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। 17th बीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए आज मैंने जीव विज्ञान की मास्टर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज करेंगे और ये एक ही वीडियो में होंगे दोस्तों। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 8 से 10 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों, इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसे रिवाइज करके ज़रूर जाएं। और बायोलॉजी की जितने भी निचोड़ है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है तो सवाल नंबर 1 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनेरस के द्वारा किया गया था। बायोलॉजी शब्द सवाल कैसे आएंगे? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया, अर्थात जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया। इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया था, अतः अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया था, अतः इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे एवं इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी थियोफ्रेस्टस किसने दिया था दोस्तों? थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया था, अतः इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अर्थात सवाल आएगा कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट में क्या है जो देखिएगा, नेक्स्ट में है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बाहरी संरचना के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का आंतरिक क्रिया विज्ञान को क्या कहता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्लेंटोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेंटोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को प्लेंटोलॉजी। एक नोट पॉइंट देखिएगा, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के जीवाश्म की उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्या है जो देखिएगा, नेक्स्ट कहता है पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, मिट्टी, चट्टान, मकान, मूर्ति की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। जीवित पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाने के लिए वार्षिक वलयों को गिनकर भी लगाया जा सकता है, जिन्हें डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। कहता है कि अगर पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, चट्टान, मकान, मूर्ति, ये सब का अगर उम्र का पता लगाना है तो आप यूरेनियम 235 का प्रयोग करेंगे। जीवित पेड़ पौधे की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके वलय को गिनेंगे, उसकी जो रिंग है उसको गिनकर पता लगा सकते हैं कितनी उम्र हो रखा है, और इस प्रक्रिया को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की उम्र का पता का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? जेरेंटोलॉजी।
जेनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक इन्हें कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा, जिसे पीसम स्टिवा या गार्डन पी कहा जाता है, का प्रयोग किए थे। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक इन्हें माना जाता है दोस्तों, तो टी.एच. मॉर्गन को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक इन्हें माना जाता है टी.एच. मॉर्गन को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक इन्हें माना जाता है टी.एच. मॉर्गन को। इन्होंने अपना प्रयोग फल मक्खी ड्रोसोफिला पर किया। किस पे किया था? तो एक फल पे मक्खी बैठता है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, इन्होंने इस पे प्रयोग किया था। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र में एक कोशिकीय जीव से हुआ। जीवों की उत्पत्ति किससे हुआ? तो समुद्री क्षेत्र में एक कोशिकीय जीव से हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्येक जीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक सजीवों में आनुवंशिकी पदार्थ जीन होता है। प्रत्येक सजीवों में आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है? जीन होता है। और प्रत्येक सजीवों में आनुवंशिक इकाई डीएनए होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है जो सजीवों का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो डीएनए को कहा जाता है। आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों? तो जीन होता है। जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। आनुवांशिकी गुण का वाहक कौन होता है दोस्तों? तो गुणसूत्र होता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। आनुवांशिकी गुण का वाहक कौन होता है? तो गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत पानी का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत पानी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलीय जीव जंतु को एक्वाटिक एनिमल और जलीय पेड़ पौधों को एक्वाटिक प्लांट कहा जाता है। ये जो भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जल में होने वाला मृदा विहीन कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स। जल में होने वाला मृदा विहीन कृषि, मतलब जल में जो कृषि होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। इसमें होगा क्या क्या? तो जल फल जैसे सिंघाड़ा को देख लिया जाए, ये बिना मिट्टी का होता है। वायु में होने वाला मिट्टी विहीन कृषि एरोफिक्स कहलाता है। एरोफिक्स जैसे मशरूम की खेती देख लिया जाए। यूथोनिक्स, वातावरणीय कारक का मनुष्य के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव यूथोनिक्स कहलाता है। यूथेनिक्स, वातावरणीय कारक का मनुष्य के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। यूजेनिक्स, आनुवंशिकी कारक या नियम में सुधार करते हुए जीव जंतु के विकास के अध्ययन को यूजेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। इसके अंतर्गत सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के लिए दीव नाम पद्धति को कैरोलस लिनियस नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। वर्गीकरण के लिए जो दीव नाम पद्धति था उसका प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस नामक विद्वान ने, जिसका सबसे बड़ा खंड जगत जबकि सबसे छोटा खंड जाति या स्पेसीज है। जिसका सबसे बड़ा खंड जगत क्या होता है?
किंगडम, जबकि सबसे छोटा खंड जगत स्पीशीज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिप्नोलॉजी, इसमें नींदों का अध्ययन किया जाता है। ओनियरियोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में किसका, नींद का अध्ययन किया जाएगा। ओनियरियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन किया जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवाल या कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों में सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग का है, जबकि सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा का है। जितने भी जीव हैं इस धरती पर, उन सभी जीवों में, सभी सजीवों में सबसे बड़ा वर्ग किसका होता है दोस्तों, तो कीटों का। और सबसे बड़ा संघ किसका होता है, तो आर्थ्रोपोडा का। आर्केनोलॉजी, इसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आर्केनोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, मकड़ियों के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों मायरिमेकोलॉजी, इसके अंतर्गत चींटी का अध्ययन किया जाता है। मैमरिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएंगे, चींटी के। चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसके कारण फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण हम लोगों को काटने के बाद क्या जाता है, लहर देता है। तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और नीथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। सेरिनोलॉजी में इसके अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। माइमोलॉजी में स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, हृदय का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन किया जाएगा। कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी, इसके अंतर्गत मांसपेशी का अध्ययन किया जाता है, सार्कोलॉजी। न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी, इसके अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किडनी का। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। लंग की एक इकाई को क्या कहते हैं, एल्वियोली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों खून के रक्त का थक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी। फिर है एक्सक्राइनोलॉजी, इसके अंतर्गत बाह्यस्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि का अध्ययन किया जाता है। एक्सक्राइनोलॉजी में क्या किया जाता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है जो दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कैंसर रोग हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिकाओं विभाजन के द्वारा होता है। अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा। फिर कहता है यह एक असंक्रामक रोग है, अर्थात जिसका होता है वहीं तक सीमित रहता है। कैंसर जो है असंक्रामक रोग है और ये कैसे होता है, तो हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है। कैंसर के इलाज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कैंसर के इलाज के लिए क्वालसाठ का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए विधि को कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपी। ओलॉजी में अंडों का अध्ययन किया जाता है। ओटोलॉजी में कान का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्निथोलॉजी में कान, नाक और गला से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑल्फैक्टोलॉजी, गंध, सुगंध या दुर्गंध का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जो त्वचा होता है दोस्तों वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। फिर हम लोग देखेंगे एक्टिनोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत जीव जंतु पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।
इसके अंतर्गत जीव जंतु पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मेरीकल्चर समुद्री जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। पिस्सीकल्चर मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है इसमें। किसका पालन किया जाएगा? मधुमक्खी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटीकल्चर, इसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाले साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में व्यापारिक स्तर पर विशेष प्रकार के पौधे का संवर्धन एवं विकास किया जाता है। हॉर्टिकल्चर इसके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। वर्मीकल्चर इसमें केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? केचुआ पालन का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव उर्वरक वर्मी कंपोस्ट की प्राप्ति के लिए केचुआ का पालन किया जाता है। केचुआ को किसान का मित्र, भूमि की उर्वरता मापने वाला बैरोमीटर, प्राकृतिक हलवाहक कहा जाता है क्योंकि केचुआ के द्वारा मिट्टी को हल्का कर दिया जाता है जिससे मिट्टी में O2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो फिर समझिए केचुआ के बारे में। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, भूमि की उर्वरता मापने वाला बैरोमीटर भी कहा जाता है, प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है। क्यों ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ के द्वारा मिट्टी को हल्की कर दिया जाता है जिससे मिट्टी में O2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। लैग कल्चर में लाह की प्राप्ति के लिए लाह के कीट का पालन किया जाता है। लाह के कीट को कुसुम बेर या प्लास के पौधों पर पाला जाता है। लाह के कीट को किस पे पाया जाता है? तो कुसुम बेर या प्लास के पौधों पर पाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम या सिल्क की प्राप्ति के लिए रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट के पालन को शहतूत के पौधों पर पाला जाता है। रेशम के कीट को पालने के लिए शहतूत के पौधों का उत्पादन मोरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट के 4 अवस्थाएं होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा कोकून। रेशम के कीट की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्था: अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा कोकून। रेशम के कीट के लार ग्रंथि से निकलने वाला लार से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट के लार ग्रंथि से निकलने वाले लार से रेशम की प्राप्ति होती है। लार ग्रंथि का विकास लार्वा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? लार्वा अवस्था में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहली बार रेशम की प्राप्ति प्यूपा अवस्था में होती है। पहली बार रेशम की प्राप्ति प्यूपा अवस्था में होती है। व्यापारिक स्तर पर रेशम प्राप्ति कोकून अवस्था में होता है जिसे एडल्ट मॉथ भी बोलते हैं। रेशम रासायनिक तौर पर प्रोटीन होता है। रेशम रासायनिक तौर पर क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में। टॉपिक नंबर 2 है दोस्तों। टॉपिक नंबर 2, इसके पहले हम लोग टॉपिक नंबर 1 पर है जो बायोलॉजी के बारे में पर है, जिसमें हम लोग उसके जो क्षेत्र थे उसके बारे में समझे कि इसमें क्या क्या होता है। और अभी मौसम की जानकारी दे दो दोस्तों। तो बारिश हो रही है कलकत्ता में ज़बरदस्त झमाझम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान, जिसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइटोलॉजी। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। क्या है जो साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो साइटोलॉजी होता है इसके अंतर्गत हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया जाता है।
पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा खोजा गया कोशिका एक मृत कोशिका था। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया था वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था, जो कॉर्क कैम्बियम से खोजा गया था। जो किससे खोजा गया था? कॉर्क कैम्बियम से। इन्होंने ही सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जे थॉमसन और जे जॉनसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एवं रस्का के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया। इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी किए। हालांकि जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवाणु विज्ञान, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, का जनक लीeuwenhoek को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लीeuwenhoek को। किसको कहा जाता है? लीeuwenhoek को। स्लाइडेन एवं स्वान नामक विद्वान ने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दिया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक सजीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई सेल होता है। जिसके अनुसार कहा गया कि प्रत्येक जीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई क्या होता है? सेल होता है। सबसे छोटी कोशिका प्यूलेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसे ही माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा या गैलोसेप्टिकम भी कहा जाता है। इसी को गैलोसेप्टिकम भी कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है दोस्तों? शुतुरमुर्ग कांडा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला है अविकसित सेल, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अविकसित कोशिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें लगभग सभी कोशिकांग अविकसित होते हैं, अर्थात जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें सभी कोशिकाएं डेवलप नहीं होते। इस प्रकार के कोशिका में डीएनए एवं आरएनए जीव द्रव से संबंधित होता है। इस प्रकार के कोशिका में डीएनए एवं आरएनए जीव द्रव से संबंधित होता है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। कितने इस प्रकार के? 70 इस प्रकार के। फिर है अविकसित कोशिका के अंतर्गत पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा या गैलोसेप्टिकम, नीला हरित शैवाल, बैक्टीरियाफेज इत्यादि को शामिल किया जाता है। अविकसित कोशिका के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो माइकोप्लाज्मा या गैलोसेप्टिकम, नीला हरित शैवाल, बैक्टीरियाफेज, ये सभी किस में आते हैं? अविकसित कोशिका में आते हैं। विकसित कोशिका यूकैरियोटिक सेल। इस प्रकार की कोशिका में सभी कोशिकांग पूरी तरह से विकसित होते हैं। सभी विकसित कोशिकाओं में 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सभी विकसित कोशिका दो भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सभी जीवित कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, एक को कहा गया पादप कोशिका और एक को कहा गया जंतु कोशिका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? जो देखिएगा, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है।
लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। वॉकुल अधिकांश भाग इसमें पाए जाते हैं, इसमें बहुत छोटा या बिल्कुल नहीं पाया जाता है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम भी प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रमुख अंग। कोशिका के प्रमुख अंग क्या होता है, जो देखिएगा प्लाज्मा झिल्ली। प्रत्येक कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है, प्रत्येक कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है उस झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। यह जो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कैसा होती है? सेमी प्रेमिएबल। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रसारण एवं विसरण की विधि के द्वारा नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया। प्लाज्मा झिल्ली को दो भागों में बांटा गया, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली। अब लोग देखेंगे जीवद्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाई जाने वाली द्रव को जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव। क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव। और दूसरा है कोशिका केंद्रिका द्रव। पहला था कोशिका द्रव, दूसरा है केंद्रिका द्रव। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। केंद्रक झिल्ली के अंतर्गत पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को केंद्रिका झिल्ली कहा जाता है। जीवद्रव में 80% से भी अधिक भाग पानी पाया जाता है। शेष भाग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवद्रव जो है एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, जिसमें अस्कंदन का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है जो जीवद्रव के अंदर ही कोशिका के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। मतलब डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा घर कहा जाता है। गोल्जी काय, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यों कहा जाता है दोस्तों ऊर्जा घर, क्योंकि जितने भी हम लोग का एनर्जी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संचित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिकीय स्रवण को करना है, सेलुलर सेक्रेशन करना है। गोल्जी काय को डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी कहा जाता है। गोल्जी काय को आणविक परिवहन का नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है जो लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में दोस्तों? लाइसोसोम को। फिर हम लोग देखेंगे लाइसोसोम।
यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम जो है दोस्तों, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कोशिकीय पाचन का कार्य किया जाता है। कभी कभी लाइसोसोम की झिल्ली फट जाने के कारण यह एंजाइम पूरे जीव द्रव में फैल जाता है और कोशिका के सभी अंग को पचा डालता है। अतः लाइसोसोम को डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा लाइसोसोम को डी डुबे नामक विद्वान ने कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइसोसोम को कोशिका को परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिका के परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। अंतःस्रावी जालिका, यह प्रत्येक कोशिका में इकाई झिल्ली से निर्मित एक संरचना है जो कोशिका के कंकाल का निर्माण करता है। अंतःस्रावी जालिका, यह प्रत्येक कोशिका में इकाई झिल्ली से निर्मित एक संरचना है जो कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। यह दो प्रकार के होता है, चिकना अंतःस्रावी जालिका एवं खुरदरा अंतःस्रावी जालिका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रफ ईयर में राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। रफ ईयर में राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम केंद्र में डीएनए आरएनए के रूप में भी पाया जाता है। राइबोसोम केंद्र में डीएनए एवं आरएनए के रूप में भी पाया जाता है। रिक्तिकाएँ, जिसे वॉल्कल कहा जाता है, यह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पेड़ पौधे में स्फीति का गुण रिक्तिका के कारण ही उत्पन्न होता है। पौधे के तना में प्रकाश अनुवर्तन का गुण इसी के कारण उत्पन्न होता है। लवक, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होता है। आवर्णी लवक, यह पेड़ पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है आवर्णी लवक, यह पेड़ पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। यह भूमिगत तना एवं जड़ में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। वर्णी लवक, यह रंगहीन होता है, जिसके कारण फल फूल का रंग अलग अलग होता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे में देखेंगे टमाटर का लाल रंग दोस्तों लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिमिन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण होता है। फूल या गेंदा का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग राइबोफ्लोविन के कारण होता है। पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी कहा जाता है। यह केवल हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसकी खोज सिम्पर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिम्पर नामक विद्वान के द्वारा। किसके द्वारा? आएगा प्रश्न कि क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया? तो सिम्पर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। हरित लवक क्लोरोफिल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? क्लोरोफिल का, जिसका मुख्य घटक मैग्नीशियम होता है।
क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अवयव है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी अवयव है क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद किया जाता है। अतः क्लोरोफिल को प्लांट किचन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अतः क्लोरोफिल को प्लांट किचन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफिल के भीतर पाए जाने वाले कण को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोफिल के भीतर पाए जाने वाले कण को स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशित प्रक्रिया होता है। क्लोरोफिल के भीतर पाए जाने वाले कण को स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशित प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशित प्रक्रिया ग्रेना से संपन्न होता है। कहाँ से दोस्तों? ग्रेना से। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशित प्रक्रिया ग्रेना से संपन्न होता है, ग्रेना में संपन्न होता है। केंद्रक, अब हम लोग केंद्रक के बारे में देखेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष, सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागानुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है दोस्तों। गुणसूत्र जो होता है क्रोमेटिन का बना होता है। किसका बना होता है? क्रोमेटिन का। यह क्रोमेटिन रासायनिक तौर पर न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र को आनुवंशिकी गुण का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्र को क्या कहता है दोस्तों? तो आनुवंशिकी गुण का वाहक। माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम के द्वारा आता है, किंतु आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक जीन होता है। आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक कौन होता है? जीन होता है। जीन की खोज जोहानसन के द्वारा किया गया। यह भी डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर सजा रहता है और क्रोमोसोम के माध्यम से ही जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गति करता है। किसके माध्यम से? क्रोमोसोम के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गुणसूत्र मैट्रिक्स एवं डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र मैट्रिक्स एवं डीएनए का बना होता है। इसकी खोज स्ट्रासबर्गन के द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया। गुणसूत्र का खोज किसने किया? तो स्ट्रासबर्गन ने। कब किया? 1889 ईस्वी में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा अर्थात 46 होता है, जिसमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं एवं 22 जोड़ा अलैंगिक गुणसूत्र पाया जाता है। मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। बच्चों में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाभिकीय अम्ल। इसकी खोज फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा किया गया। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। नाभिकीय अम्ल में न्यूक्लियोटाइड के हजारों अणु पाए जाते हैं। नाभिकीय अम्ल में न्यूक्लियोटाइड के हजारों अणु पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एवं नाइट्रोजन बेस मदद करता है। पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है। राइबोज शुगर, यह RNA में पाया जाता है, और डाईऑक्सीराइबोज शुगर, यह जो होता है दोस्तों DNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? DNA में पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड के कारण ही न्यूक्लिक एसिड की प्रवृत्ति अम्लीय होता है। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है। प्यूरिन बेस, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसमें प्यूरिन बेस यह भी दो प्रकार के होता है, एडेनिन एवं गुआनिन। एडेनिन एवं गुआनिन।
तो पहला था प्यूरिन बेस और दूसरा जो है दोस्तों वो है पायरीमिडीन बेस। तो प्यूरिन बेस में क्या था दोस्तों, तो यह भी दो प्रकार के एडेनिन एवं गुआनिन, और जो पायरीमिडीन है ये तीन प्रकार का होता है। इसमें थायमिन, साइटोसिन एवं यूरोसिल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीएनए में पिरामिड बेस प्रकार का होता है थायमिन, साइटोसिन। आरएनए में भी पायरीमिडीन बेस प्रकार का होता है यूरेसिल एवं साइटोसिन। डीएनए में थायमिन क्षार के स्थान पर यूरोसिल क्षार पाया जाता है। डीएनए में थायमिन क्षार के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल क्षार। नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस हमेशा जोड़ा बनाकर आता है, जिसमें एक प्यूरिन बेस हमेशा एक पिरामिडीन बेस के जोड़ा होता है। डीएनए डाईऑक्सी फाइब्रोन्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान ने किया 1953 ईस्वी में। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल भी कहा जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल भी इसे कहा जाता है। तो डीएनए का खोज किसने किया दोस्तों, तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का खोज किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने। 1962 में डीएनए को एक्स-रे विश्लेषण के आधार पर वाटसन एवं क्रिक के साथ साथ विल्किंसन नामक विद्वान को संयुक्त रूप से चिकित्सा के विज्ञान पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीएनए के द्विकुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना एंगस्ट्रम दोस्तों, 20 एंगस्ट्रम। डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कॉर्नवर्ग नामक विद्वान के द्वारा किया गया। उन्होंने प्रखनली में कृत्रिम वृद्धि से डीएनए को तैयार किया था। टेस्ट ट्यूब में कृत्रिम वृद्धि से डीएनए को तैयार किया था। जेनेटिक कोड की खोज भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। जेनेटिक कोड की खोज भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम ईस्ट फंगी में स्थानांतरण आरएनए से कृत्रिम विधि से जीन का संश्लेषण किया था, फंगी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकिलटॉफ के द्वारा किया गया। जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकिलटॉफ के द्वारा किया गया। सजीवों में आनुवंशिक इकाई या सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। किसको आता है, डीएनए को। जबकि आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक जीन होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एक क्षार वाला एक संरचना है जिसमें राइबोज पेंटोज शुगर पाया जाता है। डीएनए के अंतर्गत डीएनए के आंतरिक संरचना के समान ही लगभग आरएनए की भी आंतरिक संरचना होती है, किंतु डीएनए के थायमिन क्षार के स्थान पर आरएनए के यूरेसिल क्षार पाया जाता है। आरएनए में राइबोसोम पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण करना है, किंतु कुछ विषाणु में यह आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में भी काम करता है। जैसे हो गए टोबैको, जैसे में हो गए टोबैको मैसोइक वायरस, टीएमवी टोबैको मैसोइक वायरस।
कोशिका विभाजन जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन यह 3 प्रकार के होता है दोस्तों। असूत्री विभाजन जिसे एमोसिस डिवीजन कहते हैं, ये क्या होता है जो देखेंगे हम लोग। इस प्रकार की कोशिका विभाजन की खोज वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। जो असूत्री विभाजन था इसकी खोज किसने किया दोस्तों, वाल्थर फ्लेमिंग ने। इस प्रकार का कोशिका विभाजन अविकसित कोशिका एवं कुछ जीवाणुओं में संपन्न होता है। इस प्रकार के विभाजन में केंद्र सीधे 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अतः इस विभाजन को डायरेक्ट डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में बाइनरी फ्यूजन की घटनाएं होती है। नीला हरित शैवाल, फफूंद, अमीबा इत्यादि में इसी प्रकार के कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है जो देखेंगे दोस्तों। इसकी खोज वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। इस विभाजन को प्रत्यक्ष विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। इस विभाजन को अप्रत्यक्ष विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका एवं संतान कोशिका दोनों में बराबर होता है। साथ ही एक जनक कोशिका में 2 संतान कोशिका उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समसूत्री विभाजन का केवल एक चरण। समसूत्री कोशिका विभाजन केवल एक चरण में संपन्न होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन केवल एक चरण में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है, केवल एक चरण में। हमारे शरीर में निरंतर टूट फूट की क्षति की भरपाई करने के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में निरंतर टूट फूट की क्षति की भरपाई करने के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है। घाव या जख्म को भरने में समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। पहला है कायिक या अलैंगिक कोशिका, दूसरा है लैंगिक कोशिका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कायिक कोशिका में क्या होता है जो। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन कोशिका होता है, जबकि लैंगिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु लैंगिक कोशिका पाया जाता है। मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु। इन दोनों को छोड़कर शरीर की सभी कोशिका को कायिक या अलैंगिक कोशिका कहा जाता है। कायिक या अलैंगिक कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जंतु में जनन का साधन समसूत्री विभाजन ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज फॉर्मर एवं मूरे नामक विद्वान ने किया। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 4 संतान कोशिका का विकास होता है। इस विभाजन में जनक कोशिका की तुलना में संतान कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित संतान कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात जनन कोशिका की तुलना में चारों संतान कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। यह हमारे शरीर में लैंगिक कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति सहायक होता है। और इस प्रकार से दोस्तों ये बायोलॉजी का पार्ट 1 समाप्त हुआ। बहुत जल्द ही बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।